सोचो एक पल के लिए कि तुम एक ऐसे दौर में हो जहां दुनिया का नक्शा हर रोज बदल रहा है, जहां समुद्र पार से आई ताकतें पूरी सभ्यताओं को बस कुछ ही सालों में मिटा दे रही हैं। अफ्रीका का 90% हिस्सा यूरोपीय ताकतों के कब्जे में था। एशिया के बड़े बड़े देश एक के बाद एक गुलाम हो रहे थे। भारत गया, इंडोनेशिया गया, वियतनाम गया, लेकिन इस पूरी तबाही के बीच कुछ देश थे जो खड़े रहे, जिन्होंने कहा हमारी जमीन, हमारी पहचान और हमारा वजूद कोई नहीं छीन सकता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 देशों की जिन्हें कोई भी यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकत पूरी तरह अपना उपनिवेश नहीं बना सकी। ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं है, ये सबक है, ये प्रेरणा है, ये गर्व है। शुरू करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है एक छोटा लेकिन अदम्य देश, नेपाल। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच बसा यह देश सदियों से अपनी अलग पहचान लिए चला आ रहा था, लेकिन सन 1814 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल पर हमला कर दिया। ये वही अंग्रेज थे जो पूरे भारत को अपनी मुट्ठी में ले चुके थे, जिनकी फौज दुनिया में सबसे ताकतवर मानी जाती थी। लेकिन नेपाल के गोरखा सिपाहियों ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेज भी हैरान रह गए। पहाड़ों में छुपकर, तंग रास्तों में घेरकर गोरखाओं ने अंग्रेजी सेना को बार बार रोका। सन 1816 में सुगौली की संधि हुई। नेपाल को कुछ सीमावर्ती इलाके देने पड़े। यह सच है, लेकिन नेपाल कभी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं बना। नेपाल की अपनी सरकार रही, अपना राजा रहा, अपनी सेना रही। और इतिहास की एक दिलचस्प बात, जिन गोरखा सिपाहियों से अंग्रेज लड़े थे, बाद में उन्हीं गोरखाओं को अंग्रेजों ने अपनी फौज में भर्ती किया, क्योंकि उनकी बहादुरी का लोहा दुश्मन भी मानता था। नेपाल नंबर 5, एक ऐसा देश जो हिमालय की तरह झुका नहीं। नंबर 4 पर है एक ऐसा देश जिसने तलवार से नहीं, दिमाग से अपनी आजादी बचाई, थाईलैंड, जिसे उस वक्त सियाम कहा जाता था। जरा नक्शा देखो, एक तरफ ब्रिटिश बर्मा, दूसरी तरफ फ्रेंच इंडो चाइना, और बिल्कुल बीच में छोटा सा सियाम। दोनों तरफ से शेर खड़े थे और सियाम उनके बीच में था। कोई भी कहता ये देश बचेगा नहीं, लेकिन तब सामने आए राजा चुलालोंगकोर्न, जिन्हें राम पंचम भी कहा जाता है। उन्होंने वो किया जो उस जमाने में बहुत कम राजा कर पाते थे। उन्होंने अपने देश को खुद बदला, पश्चिमी शिक्षा अपनाई, सरकारी व्यवस्था सुधारी, और सबसे जरूरी, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के साथ इस तरह कूटनीति की कि दोनों को थाईलैंड को बफर राज्य मानना पड़ा। हाँ, थाईलैंड ने कुछ सीमावर्ती इलाके जरूर दिए, ब्रिटेन को भी, फ्रांस को भी, ये सच है, लेकिन थाईलैंड की मूल संप्रभुता, उसकी अपनी सरकार, उसका अपना राजा हमेशा बना रहा। दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड अकेला देश था जो यूरोपीय उपनिवेश नहीं बना। थाईलैंड नंबर 4, जहां ताकत नहीं, समझदारी जीती। नंबर 3 पर है एक ऐसा देश जिसने दुनिया को दिखाया कि सीखना भी एक हथियार होता है, जापान। सदियों तक जापान ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए बंद रखे, लेकिन सन 1853 में अमेरिकी नौसेना के कमांडर मैथ्यू पेरी अपने 4 जंगी जहाज़ों के साथ जापान के तट पर आ धमके। ये काले धुएं वाले भाप के जहाज़ थे, जिन्हें जापानी उस वक्त काले जहाज़ कहते थे। जापानियों ने ऐसी तकनीक पहले कभी नहीं देखी थी। दबाव में जापान को असमान संधियां करनी पड़ी, लेकिन यहीं से जापान ने वो किया जो शायद किसी और ने नहीं किया। जापान ने घुटने नहीं टेके,
जापान ने रोया नहीं, जापान ने सीखा। मेइजी बहाली के बाद जापान ने पश्चिमी विज्ञान, तकनीक और सैन्य व्यवस्था खुद अपनाई और इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि सन 1905 में रूस जापान युद्ध में जापान ने एक बड़ी यूरोपीय ताकत को युद्ध में हराया। कोई भी यूरोपीय साम्राज्य जापान को अपनी कॉलोनी नहीं बना सका। ये सिर्फ बचाव नहीं था, ये एक पूरे देश का कायापलट था। जापान नंबर 3, जिसने दुश्मन की ताकत से खुद की ताकत बनाई। नंबर 2 पर है एक ऐसी कहानी जो पूरे अफ्रीका के लिए उम्मीद की किरण बन गई। इथियोपिया। सन 1895 इटली ने इथियोपिया पर दावा किया। वुचाले की संधि में इटली ने एक चालाकी की, इतालवी अनुवाद में लिखा कि इथियोपिया इटली का संरक्षित राज्य बन गया है। सम्राट मेनेलिक द्वितीय ने जब ये जाना तो उन्होंने संधि को रद्द कर दिया और फिर आया 1 मार्च 1896 अडवा का युद्ध। इटली की आधुनिक हथियारों से लैस फौज एक तरफ और सम्राट मेनेलिक की एकजुट इथियोपियाई सेना दूसरी तरफ। उस दिन इथियोपिया की सेना में पुरुष भी थे, महिलाएं भी थीं, सब एक साथ लड़े और उस दिन इतिहास बदल गया। इथियोपिया ने इटली को हरा दिया। ये पहली बार था जब किसी अफ्रीकी देश ने किसी यूरोपीय औपनिवेशिक ताकत को युद्ध के मैदान में शिकस्त दी। एक बात और, सन 1936 में इटली ने दोबारा हमला किया और कुछ साल के लिए सैन्य कब्जा किया। ये सच है, लेकिन 1941 में इथियोपिया फिर आजाद हो गया। इथियोपिया नंबर 2, जिसने पूरे अफ्रीका को दिखाया कि लड़ा जा सकता है और जीता भी जा सकता है। अब नंबर 1, इस देश के बारे में इतिहासकारों ने एक नाम दिया, साम्राज्यों का कब्रिस्तान, अफगानिस्तान। ये वो जमीन है जहां सिकंदर महान भी आया, मंगोल भी आए, मुगल भी आए और फिर आए अंग्रेज। पहली एंग्लो अफगान जंग सन 1839 से 1842। अंग्रेजों ने काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन अफगान कबीलों ने ऐसा जवाब दिया कि काबुल से वापसी के दौरान अंग्रेजी सेना लगभग पूरी तरह तबाह हो गई। दूसरी एंग्लो अफगान जंग सन 1878 से 1880 माईवंद की लड़ाई में अफगान सेना ने अंग्रेजी ब्रिगेड को करारी शिकस्त दी। इस जंग के बाद अफगानिस्तान के विदेशी मामले ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गए। ये सच है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर की सत्ता कभी पूरी तरह अंग्रेजों की नहीं हुई। तीसरी एंग्लो अफगान जंग सन 1919 और इस बार अफगानिस्तान ने पूरी आजादी हासिल कर ली। 3 जंगें, दशकों की लड़ाई और हर बार अफगानिस्तान खड़ा रहा। कोई साम्राज्य इस जमीन पर अपनी जड़ें नहीं जमा सका। अफगानिस्तान नंबर 1, साम्राज्यों का कब्रिस्तान। ये 5 देश सिर्फ नक्शे पर 5 नाम नहीं थे, ये प्रतिरोध के प्रतीक थे। जब पूरी दुनिया गिर रही थी, तब इन्होंने अपनी जमीन बचाई, अपनी भाषा बचाई, अपनी पहचान बचाई। किसी ने पहाड़ों का सहारा लिया, किसी ने दिमाग का, किसी ने अपने लोगों की एकता का और किसी ने सिर्फ अपने हौसले का। जहां दुनिया ने समर्पण की उम्मीद की थी, वहां इन देशों ने अपना सिर ऊंचा रखा। अब सवाल आपसे है, आपके हिसाब से इन 5 में सबसे ताकतवर प्रतिरोध किसने दिखाया? नेपाल के गोरखाओं ने, थाईलैंड की कूटनीति ने, जापान के कायापलट ने, इथियोपिया के अडवा ने या अफगानिस्तान की 3 जंगों ने? कमेंट में बताइए। और अगर कोई देश इस लिस्ट में आपको और जोड़ना हो
तो वो भी लिखिए।